Students, today we are going to start fourth chapter of the third book, that is accounting ratios. Comparative statements and common sense statements we have finished. You can solve unsolved question from your book, right? Today we are going to start accounting ratios. So let us first understand the basics of this chapter. In this chapter we have to learn various formulas and apply various formulas to find out the analysis, to do the analysis of financial statement of companies. In the earlier chapter I had already told you accounting ratios is one of the tool of analysis of financial statement. So let us understand, there is only two-page theory of this chapter, and after that we will start certain formulas and do some questions, right? Today we are going to study the theory part of accounting ratios, right? First we have to study what is the meaning of ratio and accounting ratio. What is ratio? 7:3, 3:5, 5:3. You must have been known to these things, right? So ratio is an arithmetical expression of relationship between two interdependent or related items. Ratio is an arithmetical expression of relationship between two or more interdependent items. So when we talk about accounting ratios, जब हम बात करते हैं accounting ratios की, तो इसका मतलब क्या है? Accounting ratios may be expressed as arithmetical relationship between two accounting variables और financial variables. जो भी चीज़ें कंपनीज़ की बैलेंस शीट में या कंपनीज़ के स्टेटमेंट ऑफ P&L में दिखाई जाती हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, कंपनी सॉल्वेंट है या नहीं, कंपनी अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रही है या नहीं, वी कैन डू दिस, वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज. सो व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियोज? इट जस्ट गाइड अस, इट प्रोवाइड us an analysis of company's balance sheet and statement of P&L account, right? Let us understand, there are three terms. This you don't have to learn, it's a very simple thing. Pure ratio. When we talk about pure ratio, when ratio is expressed 2:1 or 3:1 or 7:3 or 4:3, it is known as pure ratio. In percentage we will find it as into 100. So we will get 25%. हम इसको 25/100 नहीं लिखेंगे, we will call it as 25%. Then times. Some ratios are expressed in times. जैसे 4 times, आंसर आया 4:1, पर हम लिखेंगे 4 times. तो कुछ रेशियोज ऐसी होती हैं जो टाइम्स में एक्सप्रेस होती हैं, 4 times, राइट? और अदर्स आर इन फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज सेम एज एन प्योर रेशियो. 3/4 यू कैन राइट इट एज 0.75:1. 3/4 को जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.75:1. सो फ्रैक्शन एंड प्योर फॉर्म इज ऑलमोस्ट सेम, बट परसेंटेज एंड टाइम्स डिपेंड्स ऑन द रेशियो. So is it clear? Accounting ratios tells us the relationship between various financial variables. किसके? स्टेटमेंट ऑफ P&L के और बैलेंस शीट के. वो क्या होती है, उसका फॉर्मेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फर्स्ट चैप्टर, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ द मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस. रेशियो एनालिसिस क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस. इज इट क्लियर? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस? मैंने जब फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि वेरियस टूल्स होते हैं, थर्ड चैप्टर में बताया था कि कई टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, कई मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू नो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, राइट? टू डू द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी. और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया. एक होती है बैलेंस शीट, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है नोट टू अकाउंट्स, राइट? दीज थ्री आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट? सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस? क्या ज़रूरत पड़ी है हमें वेरियस टाइप की रेशियोज निकालने की? वाई वी कैलकुलेट रेशियो एनालिसिस, वाई वी डू रेशियो एनालिसिस? फर्स्ट, टू सिंप्लीफाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. हम चाहते हैं जो भी हमारे अकाउंट्स में शो हो रहा है बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, उसको सिंप्लीफाई वे से शो कर सकें. टू डिटरमाइन लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी. आपने एक वर्ड
पढ़ा होगा क्लास 11th में सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी क्या होता है? एबिलिटी टू पे डेट्स। क्या हमारे में क्षमता है कि क्या हम अपने उधार टाइम से पे कर पाएंगे या नहीं। सिमिलरली कंपनी की लिक्विडिटी को डिटरमाइन करने के लिए शॉर्ट टर्म, क्या कंपनी शॉर्ट टर्म उधार अपने दे पाएगी या नहीं, या लॉन्ग टर्म उधार दे पाएगी या नहीं, ये कैसे पता लगता है? विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस। इसको हम कहते हैं सॉल्वेंसी, टू डिटरमाइन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। थर्ड इज टू असेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, to know about operating efficiency of business. Fourth is to analyze the profitability of business, to analyze the profitability of business. And fifth is to help in comparative analysis, inter-firm and intra-firm comparisons. आपको पता है इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है? जब एक फर्म का कंपैरिजन दूसरी फर्म से होता है। और इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है? जब अपनी फर्म का कंपैरिजन अपने ही पिछले साल की फिगर्स के साथ हम कंपेयर करते हैं। दैट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन. So these are the objectives of ratio analysis: to simplify accounting information, to determine liquidity, to assess operating efficiency कि resources properly इस्तेमाल हो रही हैं या नहीं, to analyze profitability, to help in comparative analysis. These are the objectives of ratio analysis. You have to learn only any three objectives of accounting ratios, right? So objectives से ही इसके advantages हैं. Advantages of ratio analysis क्या है? यूज़फुल टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग डाटा को सिंप्लीफाई करता है, यही हमने पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ा, यही इसका एडवांटेज है. यूज़फुल इन असेसिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, यही हमने इसका थर्ड पॉइंट पढ़ा, यही इसका एडवांटेज है. यूज़फुल फॉर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब है जब हम 2 साल के रेशियोज़ निकालेंगे वेरियस टाइप की, उससे हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं कि आगे हमारी कंपनी किस तरफ जा रही है, इन विच डायरेक्शन अवर कंपनी इज़ गोइंग. यूज़फुलनेस इन लोकेटिंग द वीक एरियाज़, अकाउंटिंग रेशियोज़ हेल्पफुल हैं, हमें पता लग जाता है हमारे एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा कहाँ हो रहे हैं, या लॉसेस किस वजह से हो रहे हैं, या रिसोर्सेज कहाँ वेस्ट हो रही हैं. इट हेल्प्स इन लोकेटिंग वीक एरियाज. सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस. और 6th आपको पता ही है, यूज़फुल इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन. इस एडवांटेजेस में भी एनी 3 एडवांटेजेस आपको करने हैं. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़. रेशियो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की लिमिटेशंस हैं वही रेशो एनालिसिस की भी लिमिटेशंस हैं. दोनों की लिमिटेशंस क्या हैं? सेम है. क्या है? फॉल्स रिजल्ट, क्योंकि रेशियोज बैलेंस शीट पे बेस्ड होती है और बैलेंस शीट कैन बी बायस्ड. क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड, आपने पढ़ा है ना ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की लिमिटेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन के क्वालिटेटिव फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते. लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशो, कोई एक रेशो नहीं है ऐसी स्पेशल बनी हुई जो किसी, देयर इज़ नो सिंगल स्टैंडर्ड रेशो अगेंस्ट विच अकाउंटिंग रेशो कैन बी कंपेयर्ड, राइट. देन मे नॉट बी कंपेरेबल, अकाउंटिंग रेशियोज कंपेरेबल नहीं कर सकते आप अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से. अगर दूसरी कंपनी डिफरेंट पॉलिसी फाइंड आउट से चल रही है और योर कंपनी इज़ मूविंग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पॉलिसी. प्राइस लेवल चेंजेस, गुड्स का प्राइस अप डाउन होता है, उसको ये रेशियोज कंसीडर नहीं करता. विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैन्युपुलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर को मैन्युपुलेट अगर आपने किया हुआ है अपने प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, तो भी ये रेशियोज़ नहीं चलेगी. और पर्सनल बायस, पर्सनल जजमेंट की वजह से भी ये रेशियोज़ जो हैं लिमिटेशंस रेशियोज़ की हो जाती हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ रेशियोज़ एनालिसिस. सो फार वी हैव फिनिश्ड द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस. थैंक यू.